नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे में एनओसी किस प्रकार से ली जाती है और रेलवे में जो रेजिग्नेशन होता है जो दो टाइप का दिया जाता है। एक प्लेन सिंपल रेजिग्नेशन जिसको नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन में बोलते हैं, एक दूसरा होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन। तो दोनों में से कौन सा बढ़िया है और दोनों के क्या क्या फायदे हैं, किसका क्या नुकसान है, तो चलिए पूरा यहाँ पर इन डेप्थ यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए रेलवे की पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जब आप रेलवे में भर्ती होते हो, रेलवे के अंदर जब आपकी ज्वाइनिंग कराई जाती है, उस टाइम पे दोस्तों आपको एक फॉर्म दिया जाता है और आपको ये बोला जाता है, अगर आप इस समय जब ज्वाइन कर रहे हो, जिस भी भर्ती में आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर उससे पहले आपने किसी भी और सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन जो है उसका अगर आपने फॉर्म डाल रखा है, किसी स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म आपने डाल रखा है, तो उसका ब्यौरा आप दीजिए। उसका ब्यौरा देने से होता है कि आपको एनओसी इजीली मिल जाती है। अब देखिए एनओसी के लिए अप्लाई कैसे करते हैं और कब अप्लाई करते हैं। देखो एनओसी अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म भर के देना पड़ता है और जो फॉर्म होता है वो दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा और इसको दोस्तों यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हालांकि देखिए ये जो फॉर्म होता है हर डिवीजन के लिए अलग होता है, लेकिन फॉर्मेट लगभग सेम ही होता है। अब ये जो आपका जो फॉर्म है इसमें आपको आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ती हैं और आपका जो एग्ज़ाम है कौन कंडक्ट करवा रहा है, लेवल क्या है उसका। इसके अलावा आपका दोस्तों उस फॉर्म की लास्ट डेट क्या है पढ़ने की, वो दोस्तों आपको मेंशन करना है, साइन करके आपके इंचार्ज को यहाँ पर आपको देना पड़ता है। और जो आपका ये एनओसी है वो दोस्तों, जैसे मैं एनडब्ल्यूआर की बात करता हूँ, तो एनडब्ल्यूआर में दोस्तों एनओसी जो है अजमेर डिवीजन के अंदर वो दोस्तों यहाँ पर जारी करता है आपका डिवीजन के अंदर दोस्तों डीपीओ जो होता है वो यहाँ पर एनओसी जारी करता है। लेकिन कई जगह अलग अलग डिवीजन में अलग अलग इसका प्रावधान यहाँ पर है। जैसे कई जगह साउथ में मैंने देखा है तो वहाँ पर जो एडियन लेवल है वहाँ भी दोस्तों एनओसी मैंने जारी करी हुई देखी है। बाकी जैसे हमारा मैं आपको बता रहा हूँ तो वहाँ जो है आपका डिवीजन से एनओसी जारी होती है। अब एनओसी जारी करने के बहुत सारे नियम होते हैं। नियम ये कहता है कि एनओसी सेम पे ग्रेड पे मिल सकती है, लेकिन उसके बिहाफ पे आप टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं दे सकते हैं। बाकी कई बार आपको जो सेम पे ग्रेड है उसके लिए एनओसी दे सकती है, लेकिन मैंने आपको बताया जब आप ज्वाइन करते हो तब आपको इस चीज़ का मेंशन करना होगा कि आपने इस इसका फॉर्म भर रखा है। अभी अगर बात करते हैं कि टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है और नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है। देखो जब आपने किसी फॉर्म को भरा रेलवे के अंदर और उस फॉर्म को जब आपने भरा और उसके लिए एनओसी के लिए अप्लाई किया, अगर आपको रेलवे ने एनओसी दे दी उसके लिए, तो जब आप एनओसी आपको रेलवे ने दे दी है और ये आपको हायर पे ग्रेड के लिए आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आपको यहाँ पर एनओसी यहाँ पर मिल जाती है। मान लीजिए जब आपको एनओसी मिल गई और आपकी ज्वाइनिंग होने वाली दूसरी वैकेंसी की, तो आप दोस्तों जो रेजिग्नेशन देते हो वो दोस्तों आपका कहलाता है टेक्निकल रेजिग्नेशन है। यानी कि आपने रेलवे से परमिशन ली है, रेलवे ने आपको एनओसी दी है और उसके बिहाफ पे आप दोस्तों रेजिग्नेशन दे सकते हो। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें फ़ायदा ये होता है अगर आप रेलवे टू रेलवे में जाते हो, मेरी बात अच्छे सुनना, अगर आप रेलवे से ही रेलवे में जाते हो, जैसे मान लीजिए पहले आप लेवल 1 में थे किसी भी पोस्ट के अंदर, जैसे स्टेशन आप असिस्टेंट पॉइंट्समैन हुए, ट्रैक मेंटेनर हुए, और उससे आपका एनटीपीसी की किसी पोस्ट में हुआ और आपको एनओसी अगर मिल गई, तो आपका फ़ायदा ये होगा पहला कि आपकी जो सर्विस है वो यहाँ पर काउंट हो जाएगी, पहली बात तो ये। दूसरा, आपकी जो छुट्टियाँ हैं उसका ब्यौरा ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो है सैलरी जो है वो आपको 1 महीने का नहीं भरना पड़ता है। अदरवाइज जैसे आप ऐसे छोड़ के जाते हो बिना एनओसी के प्लेन रेजिग्नेशन, तो वहाँ पे आपको 1 महीने का एमआर यहाँ पर भरना पड़ता है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा होता है अगर आप रेलवे टू रेलवे में जाते हो, तो कि आपका जो है पहले आपको बताया मैंने, छुट्टियाँ ऐसे कैसे चले जाती हैं और आपका सर्विस काउंट हो जाता है। इन केस दूसरी कंडीशन ये कि अगर आप रेलवे टू अदर गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में आप गए रेलवे में और आपने एनओसी भी ली है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपको 1 महीने की सैलरी तो नहीं जमा करानी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों बात यह है कि आपको कुछ छुट्टियां वगैरह जो है वहाँ पर ट्रांसफर नहीं होती है, क्योंकि देखो ये आपका स्टेट का मामला अलग होता है और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला अलग होता है, और ना ही आपका जो सर्विस है यहाँ पर काउंट होता है। बाकी आपको फ़ायदा मिल जाता है इसके अंदर, आपका जो सैलरी जो है वो आपको 1 महीने का जमा नहीं कराना पड़ता। अब बात करते हैं प्लेन रेजिग्नेशन की, यानी कि आपका नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन, सिंपल रेजिग्नेशन की। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको रेलवे ने एनओसी नहीं मिली है और फिर भी दोस्तों आप जाना चाहते हो, तो उस स्थिति में दोस्तों आप जो है नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें दोस्तों आपको आपकी जो फैमिली इशू है उसके बिहाफ पे दोस्तों आप यहाँ पर रेजिग्नेशन यहाँ पर ले सकते हो। बस उसमें है कि दोस्तों आपको बेसिक एंड डीए जो है 1 महीने का आपको भरना पड़ता है और उसके बाद ही दोस्तों आप जा सकते हो। इसके अलावा ग्रुप सी की जो पोस्ट है उनके अंदर कई सारे बॉन्ड्स हैं, वो भी दोस्तों एप्लीकेबल हैं। अगर वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं तो दोस्तों वो भी आपको यहाँ पर भरने होंगे, तो ही दोस्तों आप यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में आपका जो रेलवे जो खर्चा करता है
वो दोस्तों तकरीबन हर पोस्ट के अलग अलग होता है, लेकिन वो तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए कई बार हो जाता है, तो वो दोस्तों आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। बाकी अगर लेवल 1 में है तो लेवल 1 में आपका 1 महीने की सैलरी जो है यहाँ पर आपकी जमा होती है, और फिर आप जो है नॉन टेक्निकल प्लेन रेजिग्नेशन देके यहाँ पे जा सकते हो, और कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब है दूसरी उसको दोस्तों यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आप रेलवे टू रेलवे में जाएंगे सेम पे ग्रेड में, चाहे आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देके जाएं या नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन देके, तो दोस्तों आप HRMS ID जो है उससे एग्जिट करवाना जरूरी है, और आपके डीलिंग क्लर्क जो है इसका काम करेंगे। और ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है किस प्रकार से आप अपनी HRMS ID जो है उसको एग्जिट करवाना है। अगर आपने इनकेस आपके HRMS ID को एग्जिट नहीं करवाया तो आपको ज्वाइनिंग में इश्यू हो जाएगा, क्योंकि सेम HRMS ID जैसे आपका पैन कार्ड नंबर वहाँ पे डलेगा सिस्टम पे, ऑन बोर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस टाइम पे आपको दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पर बात है कि भाई जब आप NOC के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें दोस्तों क्या क्या प्रावधान है। देखो NOC जो होता है दोस्तों उसमें आपको आपका एक एप्लीकेशन जो है वहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के 2-3 पेज आपके लगते हैं साथ में। अब देखिए नोटिफिकेशन कौन कौन से पेज यहाँ पर लगेंगे। एक तो आपका जो नोटिफिकेशन है चाहे किसी का भी हो, चाहे आप रीड का दे रहे हो या NTPC का दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हो, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि एक तो आपका जो नोटिफिकेशन आपका बहुत लंबा होता है। तो एक तो आपका नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन में आपको पहला पेज लगेगा नोटिफिकेशन का, एक ऐसा पेज लगेगा जिसके अंदर आपका पे लेवल वगैरह लिख रखा हो। एक नोटिफिकेशन का वो पेज भी आपको देना पड़ेगा जहाँ आपके वैकेंसी वगैरह जो है टाइम टेबल दे रखो कि इसमें वैकेंसी ये है, तो ये चीज़ आपकी ज़रूरी है। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन का वो पेज भी मेंशन करना ज़रूरी है जहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पर फॉर्म डालने की रखी गई हो, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो फॉर्म है कम से कम 3 कॉपियों में यहाँ पर दिया जाता है NOC का, ठीक है। तो NOC लेने के ये प्रावधान है। इसके अलावा NOC को सिंपल रूल भी है जो आपको पता होना चाहिए कि NOC जो है यहाँ पर रेलवे दे देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको छोड़ा ही जाए, है ना, ये भी लिखा जाता है। इसके अलावा NOC आपको दी जा रही है उसको भविष्य में कभी भी कैंसिल भी किया जा सकता है, और ये भी बोला जाता है कि भाई NOC आपको दी जा रही है तो इसका मतलब नहीं ये कि आपको छुट्टी रेलवे की तरफ से दी जाएगी। आपको जो है NOC मिल गई तो आपको दोस्तों खुद की छुट्टी यहाँ पर लेनी पड़ती है। तो NOC के कुछ नियम है जिनकी पालना दोस्तों आपको करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर NOC के कुछ नियमों की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। कुछ और नियमों की बात करूँ तो यहाँ पर देखो बोल रखा है कि आपका स्थानांतरण प्रशासनिक हित में किसी भी स्टेशन पे किया जा सकता है, यानी कि टेक्निकल रेजिग्नेशन की बात हो रही है यहाँ पर NOC देने के बाद। इसके अलावा परीक्षा में अगर आपका सिलेक्शन में हो जाता है तो आपको उपयुक्त रिलीवर मतलब दूसरा कैंडिडेट मिलने पर ही आपको छोड़ा जाएगा। इसके अलावा सेम पे ग्रेड पे आपको दोस्तों अनुमति तो दी जा रही है, मतलब NOC दी जा रही है, लेकिन आप दोस्तों इसके अहोदे पे मतलब इसके बिहाफ पे दोस्तों टेक्निकल रिजाइन नहीं दे सकते। मतलब ये जो NOC है वो केवल हायर पे ग्रेड के लिए टेक्निकल रिजाइन दे सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, हम उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।